यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे, अपनी तैयारी के ऊपर बढ़िया तरीके से लगे हुए होंगे। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के जो एग्जाम वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब दिसंबर 2024 का जो नेट का पेपर है वो 1 जनवरी 2025 से और 19 जनवरी तक जो है वो चलने वाला है। ओके, तो मतलब पेपर हमारा जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। तो पेपर के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट जो है वो है आपका रिवीजन। सिलेबस तो जरूरी है ही, और सिलेबस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और उसको टाइमली बेसिस पे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसी के लिए हम लोगों ने अभी रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर अभी हम लोग जो पेपर नंबर 2 कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसके 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन में। एक तो हम कर चुके हैं पूरा का पूरा अपना बिजनेस फाइनेंस, और एक हम कर चुके हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का यूनिट नंबर 9। तो दोनों यूनिट अपना कंप्लीट हो गया, और अभी हम लोगों ने जो है वो यूनिट नंबर जो 10th अपना, दैट इज द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें 2 यूनिट, इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आपको मैंने बोला था कि इनकम टैक्स का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स का जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने अपनी जो बुक है इनकम टैक्स का, तो इसके अंदर हम लोगों ने उसको जो है वो 21 चैप्टर में बाइफरकेट किया हुआ है। मतलब जो अपना इनकम टैक्स का सिलेबस है वो 21 चैप्टर्स में हमने अपनी बुक के अंदर बना रखा था। ओके, अब ये 21 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि भाई हम इसको जो है 5 पार्ट में करेंगे। अभी तक हम लोग जो है वो 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट किया, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट किया। अब बारी आती है पार्ट नंबर 3 का। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो है वो टोटल मिला के 5 चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। ये 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो यह है डिडक्शन का। चैप्टर नंबर 11 की बात करूं तो वो है एएमटी का, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। एंड और चैप्टर नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो ये है किसका? क्लबिंग का। और चैप्टर नंबर जो 9 है वो है आपका पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो इन 5 चैप्टर को अपने को आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या करना है? रिवाइज करना है। ओके, जब ये हो जाएगा उसके बाद 2 पार्ट और हैं, और 2 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा अपना जो इनकम टैक्स है वो अपना क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। आपको मैंने बोला भी था कि इसके साथ में हम लोग जो भी अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2024 की, वो हम साथ के साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो अब आपको मैं मतलब जो पढ़ा रहा हूं ये सब अमेंडेड है, A to Z ये सब चीजें जो है वो क्या अमेंडेड है। ओके जी सर, तो आओ शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। टॉपिक की शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 से, जिसका नाम है डिडक्शन। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग जो है वो अभी जो दिसंबर में पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज का एक बैच लॉन्च किया हुआ है। 500 रुपीज का सिर्फ एक बैच है। इसके अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की रिवीजन वीडियो और साथ में आपको एमसीक्यू जो है ये सब अवेलेबल हो जाएंगे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे आपको हर यूनिट के 10 यूनिट है पेपर 1 की, 10 यूनिट पेपर 2 की, 10 के 10 यूनिट पेपर 1 और पेपर 2, मतलब 20 यूनिट की रिवीजन वीडियोस प्लस में सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, और प्लस में आपको सारे के सारे जो है वो एमसीक्यूज, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हमारी मोबाइल ऐप से जो है वो आप कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हैं। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो बहुत ही फास्ट ट्रैक में सब चीजें चलेंगी। इसको डिटेल में, जैसे अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो 5 लेक्चर हमने लगाए थे डिडक्शंस के ऊपर। ओके, पीजीबीपी की अगर मैं बात करता हूं तो 8 से 9 लेक्चर हमने जो है वो पीजीबीपी के ऊपर जो है वो लगाए थे। अगर बात करते हैं इसका एएमटी का, सेट ऑफ का, क्लबिंग का, तो एएमटी और सेट ऑफ पे तो एक लेक्चर, और क्लबिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग 2 लेक्चर हमने लगाए थे। तो ये सब चीजें अब एक ही लेक्चर में कवर करना तो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे होगा। हर चीज पढ़ रखी है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि जब आप खुद रिवीजन करने बैठो, जब आप बुक खोल के बैठो ना, तो एक बार ये वीडियो लगा लो। इससे क्या होगा, सारी चीजें जो हमने क्लासरूम के अंदर डिस्कस किया था वो आपको रिमाइंड हो जाएंगी, और फिर आपको रिवीजन करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके, तो ये मतलब रिवीजन वीडियो से आप जज मत करना कि यार बहुत ही फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, अभी ऐसे पढ़ाते, ऐसा नहीं है। हर चीजें बहुत डिटेल में करवा रखी है। बस रिवीजन वीडियो का मेन पर्पस ये होता है कि आपको जो भी चीजें हमने क्लासरूम के अंदर पहले पढ़ी थी, मतलब डिटेल में जो पढ़ा था, उसको एक बार के लिए गो थ्रू करवाना है। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिडक्शन। डिडक्शन की बात करें चैप्टर नंबर 10, तो डिडक्शन है आपका 80C से लेकर के 80U का डिडक्शन की इसमें जो है हमने बात किया था। देखो, पहली बात तो क्या है, हम 5 हेड की इनकम को जो है वो क्या करते हैं, क्लब करते हैं। 5 हेड की इनकम को जब हम क्लब करते हैं तो उसमें 2 प्रोविजन, एक है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का और एक है क्लबिंग का, उनको भी कंसीडर करते हैं। इनको क्लब करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं रिडक्शन चैप्टर 6A का, जिसको बोलते हैं 80C से लेकर के 80U की डिडक्शन। करने के बाद जो आएगा वो आएगी आपकी क्या, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर अपने को टैक्स का पेमेंट करना होता है। अब इसके बारे में कुछ खास बात है। सबसे पहला
क्या बोलता है जीटीआई जो आपकी एटीसी से एटीयू की जो डिडक्शन है, ठीक है, ये परमिसिबल है किसमें से, जीटीआई में से, लेकिन बट नॉट अलाउड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम। मतलब ये है अगर मान लो आपकी टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या आपकी टोटल इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 ए वाला, या अगर आपकी कैपिटल ग्रोस टोटल इनकम के अंदर अगर आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या फिर मतलब कार्ड गेम, इससे अगर आपने कोई प्रॉफिट कमा रखा है, या 115 ए का अगर कोई प्रॉफिट है, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाला, तो इनमें से आपको एटीसी से एटीयू का रिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर टोटल इनकम में ये पार्ट इंक्लूड है तो इसमें से एटीसी से लेके एटीयू की रिडक्शन अपने को नहीं मिलती है। दूसरा, डिडक्शंस की अगर बात करें एटीसी से एटीयू के रिडक्शन का, तो ये दो तरीके की है। एक है आपका सर्टेन पेमेंट, जो आपने अगर आपने कोई पेमेंट किया, ठीक है, एटीसी से एटी वाले जो सेक्शन है, तो और एक है आपका सर्टेन इनकम में से डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने डिडक्शन अगर आपने कोई पेमेंट किया या कोई इन्वेस्टमेंट किया तो ये सब डिडक्शन कवर है एटीसी से लेकर के एटी तक। और अगर आपने जो है वो क्या आपने कोई इनकम अर्न किया था, जैसे रॉयल्टी का इनकम हो गया, ठीक है, पेटेंट का इनकम हो गया, तो वो ऐसा अगर कोई आपने इनकम कमाया तो उसमें से भी आपको डिडक्शन मिलेगा। उसको डील करेंगे सेक्शन 80 आईए से लेकर के 80 यू तक के, ठीक है। इंडिविजुअल एचएफ की बात करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल एचएफ ने जो है 115 बीएससी को ऑप्ट कर लिया, इसका मतलब अल्टरनेट टैक्स रिजीम अगर आपने ऑप्ट कर लिया, तो आपको एटीसी से एटीयू की कोई भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगी, चार को छोड़ के। कौन सा, एटीसीडी2, एटीसीएच, एटीजेजेए और एटीएलए, मतलब ये डिडक्शन आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आगे एटीसी, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिडक्शन आपका एटीसी का। एटीसी की डिडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हम बोलते हैं एटीसी की डिडक्शन अवेलेबल ओनली किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, एचएफ के लिए, ठीक है जी। ये डिडक्शन जो है वो कितनी है, इसका जो कॉर्पस अमाउंट है वो है टोटल मिला के कितना, 1.5 लाख। तो कई सारे आपको जो है वो यहां पे पॉइंट बता रखे हैं, उन सभी पॉइंट में जितना भी अगर आपने कोई पैसा डाला हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनका एग्रीगेट मिला करके मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 लाख का। तो इसको भी कंसीडर करना होता है कि एटीसी की अकेले डिडक्शन 1.5 लाख की है, और उसके अलावा एक सेक्शन एटीसीई वो क्या ये बोलता है कि एटीसी का, ट्रिपल सी का और एटीसीडी1 का, इन तीनों की रिडक्शन मिलाकर भी 1.5 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन जो है एटीसी से एटीयू की वो क्या है, सबसे पहला रिडक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा पेमेंट बेसिस पे, और ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट असेसी ने किया हो, अगर आपके ब्याह पे किसी और ने पेमेंट कर दिया तो भी आपको रिडक्शन आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब वो है क्या क्या, सबसे पहला अगर एक इंडिविजुअल ने जो है वो क्या किया, प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पेमेंट किया, किसके बारे में, किसके लिए, खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, बच्चों में चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो नॉट डिपेंडेंट हो, तो उसके उसको डिडक्शन मिलेगी। जितना भी प्रीमियम आपने पे किया उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80C में, ठीक है। डिडक्शन जो है वो क्या है, अगर पॉलिसी जो है वो इशू किया गया 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, 20% होता है एक्चुअल सम तक, ठीक है। अगर पॉलिसी इशू किया 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद में, तो कितना 10% होता एक्चुअल पॉलिसी सम। और अगर पॉलिसी जो इशू हुआ 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद में, लेकिन किसके लिए, ए पर्सन जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो वहां पे आप 15% ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में फिर आता है जी सेकंड जो है वो क्या, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी जो है वो क्या किया, आपने कोई भी अमाउंट जो है वो पे किया डेफर्ड एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, किसके, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, तो इसकी रिडक्शन 80C में आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी अमाउंट जो है वो क्या किया, अगर गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी में से जो है वो कोई अमाउंट काट लिया 20% ऑफ द सैलरी, एक्सीडिंग 20% ऑफ द सैलरी, किसके लिए, फॉर डेफर्ड एन्युटी प्लान के लिए, तो इसकी रिडक्शन आप 80C में क्लेम कर सकते हो। अगर आपने कोई भी पैसा सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट किया, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, एसपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, तो इसकी रिडक्शन 80C के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। स्पेशल बात यह है कि अगर आपने कोई पैसा यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, अगर एसएससी ने कोई भी पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाला, तो इसकी रिडक्शन 80C में नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर आपने जो है वो क्या नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट NSC 8 और NSC 9 इशू, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, ओके, अगर आपने परचेज करे, इनमें कोई पैसा डाला हुआ है, तो उसकी रिडक्शन 80C से 80U में मिलेगी। अगर आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसमें, कोई भी नोटिफाइड एन्युटी प्लान, किसका, LIC के किसी भी, जीवन धारा, जीवन अक्षय, ठीक है, इन अगर प्लान में अगर आपने कोई पैसा डाला गया तो उसके रिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। अगर आपने कोई भी पैसा यूलिप में या UTI में या LIC म्यूचुअल फंड में अगर कोई पैसा डाला गया तो उसकी रिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। अगर आपने कोई भी पैसा जो है वो डाला हुआ है किसमें, म्यूचुअल फंड के अंदर, जो
इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है तो भी आपको रिडक्शन 80C में मिलेगा। अगर कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया पेंशन फंड में, कोई पैसा लगाया सब्सक्रिप्शन ऑफ द डिपॉजिट स्कीम ऑफ द NHB, या इसके अलावा अगर आपने जो है वो सब्सक्राइब किए हुए हैं नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम किसका, पब्लिक सेक्टर कंपनी का या किसी भी अथॉरिटी का, ठीक है, तो उसका रिडक्शन 80C में मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई लोन लिया हुआ था, ओके, और उसके या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो कोई घर बनाया और उसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है या कंस्ट्रक्शन अगर आपने कोई खर्चा कर दिया, ठीक है, तो उसका रिडक्शन मिलेगा कहां पे, 80C में। ट्यूशन फीस अगर पे किया बच्चों का, ठीक है, उसका रिडक्शन मिलेगा, लेकिन ट्यूशन फीस वो नहीं है जो प्राइवेट ट्यूशन है, ठीक है ना, वो नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन किया टू द इक्विटी शेयर डिवेंचर में जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल, उसका भी रिडक्शन मिलेगा 80C में। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, ठीक है, तो उसके अगर आपने जो है इक्विटी शेयर डिबेंचर में पैसा लगाया, उसके अलावा अगर आपने जो है वो कोई पैसा लगाया 5 ईयर और मोर टर्म डिपॉजिट में, FD UFD करवा लिया, डिडक्शन मिलेगा 80C में। अगर आपने 5 ईयर टर्म डिपॉजिट अंडर द पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स में अगर पैसा लगाया तो डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने कोई पैसा लगाया 10 ईयर और 15 ईयर अंडर द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर, डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने कोई भी जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ नोटिफाइड बॉन्ड होता नाबार्ड के, ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई पैसा लगाया सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। रिडक्शन जो है वो कितना है आपको बता दें, 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर टू द सेक्शन 80CC बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 इयर्स के लिए, तो इसका भी रिडक्शन आपको 80C के अंदर मिलेगा, ये 80C का। इसके बाद आता है जी अगर आपने जो है अगर आपने कोई पैसा जो कंट्रीब्यूट किया हुआ था इसका रिडक्शन ले लिया 80C में, लेकिन अगर आपने वो पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ करवा लिया, तो जो डिडक्शन हमने आपको क्लेम दिया होता, अलाउ किया था, वो सारे डिडक्शन क्या हो जाएंगी, टैक्स हो जाएंगी। तो लिखा हुआ है क्या, डिडक्शन जो आपको अलाउ किया गया अंडर सेक्शन 80C सब्सिक्वेंटली टैक्स, बाद में और क्या हो जाएंगे, टैक्स हो जाएंगे अगर सर्टेन इन्वेस्टमेंट आपने क्या कर लिया, विड्रॉ। जैसे अगर आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था और वो आपने जो क्या कर दिया, तोड़ दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो उसका जो भी पैसा आपको मिलेगा तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने जो है वो यूलिप में पैसा लगा रखा था और वो पैसा जो है वो आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, मतलब 5 ईयर से पहले जो वो विड्रॉ करवा लिया, या अगर आपने जो है वो हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको आपने 5 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया, या अगर आपने इक्विटी शेयर डिवेंचर परचेस करे तो उसको 3 साल से पहले क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो जो डिडक्शन 80C में आपने पहले क्लेम किया हुआ था वो सब जो है वो क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 80CC किसके लिए, अगर एसएससी ने कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया किसमें, सर्टेन पेंशन फंड में, किसमें, सर्टेन पेंशन फंड, तो ये पेंशन फंड ये क्या है, ये दीज आर द एन्युटी प्लान ऑफ द LIC या अदर इंश्योरर के, तो जितना भी पैसा आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आपको रिडक्शन मिलेगा 80CC में, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात करते हैं 80CCD का, तो ये है आपका अगर एसएससी ने प्रीवियस ईयर में कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया टू द नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, जो नेशनल पेंशन स्कीम है NPS, उसके अंदर अगर आपने कोई पैसा जो है वो क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो रिडक्शन मिलेगा 80CCD में। अब यहां पे 80CCD के जो 3 सेक्शन है, 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2। तो कितना है यहाँ पे, अगर आप जो है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, अगर आप जो है वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो 10% ऑफ द सैलरी, ठीक है, वो आपका जो है डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और अगर आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, खुद का अगर आपका काम है तो 20% ऑफ द GTI तक जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अब स्पेशल बात यहाँ पे ये 80CCE वो ये बोलता है कि 80C का, 80CCC का और 80CCD1 का तीनों का डिडक्शन मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर था 80CCD1B की डिडक्शन ये बोलती है अगर आपने 80CCD1 में कोई जो है मतलब अगर आपने 80CCD में NPS में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया, एग्जांपल के तौर पे आपने उसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया मान लो 90,000 रुपए, जिसमें से आपको सिर्फ 40,000 की डिडक्शन मिली है अभी, या मान लो अगर आपको 30,000 की डिडक्शन मिली है अभी आपको, ठीक है, तो रिमेनिंग रहेगी कितनी, 60 की, तो वो 60 में से आप 50 की रिडक्शन यहां पे भी क्लेम कर सकते हो। तो ये जो सेक्शन है ये एडिशनल सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन जो है वो क्या बोलता है, एडिशनल डिडक्शन फॉर मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिट अंडर द NPS इन द प्रीवियस ईयर, चाहे आपको 80CCD1 में डिडक्शन मिला चाहे डिडक्शन नहीं मिला। इसके अलावा है 80CCD2 जो है वो क्या बोलता है, अगर आपके भी आपके एम्प्लॉयर ने भी कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसका भी डिडक्शन आपको जो है वो मिलेगा। तो ये जो है वो क्या, अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजीम अगर आपने नोट कर रखे हैं तो वहां है 14% ऑफ सैलरी तक का। ये अमेंडमेंट आया अभी, ध्यान रखना, ठीक है ना, पहले 10% था, अब 14% कर दिया, ताकि लोग ज्यादा मतलब लोग जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएं, तो अब गवर्नमेंट ने इसको जो है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और अगर आपने जो है वो नॉर्मल प्रोविजन नोट कर रखा है तो कितना है, 14% ऑफ सैलरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, और अगर किसी और एम्प्लॉयर का है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो एम्प्लॉय को 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा। उसके भी अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो उसकी भी डिडक्शन आपको अलग से मिलेगी, कितना, 10% ऑफ सैलरी तक का, ठीक है। इसके बाद में जो है वो आता है आपका
80CC आपको मैंने पूरा बता दिया। फिर 80CE जो है वो क्या बोलते हैं, 80C का, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों की रिडक्शन मिलाकर जो है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर 80CCH ये है किसके लिए, कोई भी रिडक्शन, ये पहली बात तो ये फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब गवर्नमेंट ने जो है वो एक फंड क्रिएट किया जिसको बोलते हैं अग्निपथ स्कीम। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया अग्निपथ स्कीम में, ओके, तो जितना भी अमाउंट आपने उस फंड के अंदर डिपॉजिट किया, ठीक है, या पे कर दिया, उतना आपको रिडक्शन मिलेगा 80CCH के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना मिलेगा अमाउंट रिडक्शन, होल ऑफ द अमाउंट सो पेड या डिपॉजिट। इसके बाद 80D की रिडक्शन जो है वो है डी फॉर, मतलब डी से समझ जाना मेडिकल, डी से मेडिकल। तो अगर प्रीवियस ईयर में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कोई लिया था और उसका अगर आपने कोई भी क्या किया, पेमेंट किया, तो उसका रिडक्शन मिलेगा कहां पे, 80D में, ओके। ये रिडक्शन किसके लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल के लिए, एचएफ के लिए। इंडिविजुअल के केस में जो है वो कितना है, अगर आपने जो है वो खुद के लिए, तो खुद का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो 25,000 रुपए, और पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स की अलग से मिलेगी कितना, 25,000 तक, ठीक है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो फिर रिडक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, आपका 50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अमाउंट आपको बता होल ऑफ द अमाउंट या 25,000 विच एवर इज लेस, और अगर पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है तो फिर 50 हो जाएगा, और पेरेंट्स को डिडक्शन अलग से मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है जो एग्रीगेट डिडक्शन है, इसके अंदर आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ये भी इसके अंदर जो है वो क्या इंक्लूड है, लेकिन 5,000 से ऊपर का अमाउंट जो है वो कैश के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर पेमेंट कंडीशन क्या है, अगर आपको 80D की रिडक्शन क्लेम करनी है तो उसके लिए कंडीशन सबसे पहला, पेमेंट फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, बट पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो आप कैश के अंदर भी कर सकते हो। पेमेंट शैल बी मेड आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम, एंड पेमेंट शैल बी मेड टू द जीआईसी या एनी अदर इंश्योरेंस जिसको इरडा ने क्या कर रखा है, अप्रूव कर रखा है, ठीक है ना। तो अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ, उसके अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया तो उसका रिडक्शन क्लेम करोगे 80D में। फिर 80DD जो है वो किसके लिए है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी जो है वो खर्चा किया, किसकी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करवाया किसी भी डिपेंडेंट का, तो फ्लैट रिडक्शन जो है वो मिलेगा कितना, जनरल डिसेबिलिटी है तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी है तो कितना 1,25,000। यहां पे जो एक्सपेंस कितना हुआ उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर, एक्सपेंस को क्या करना है, इग्नोर। फिर 80DD जो है वो क्या बोलता है, अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया किसी भी डिपेंडेंट का जो स्पेसिफिक डिसीज से ग्रस्त है, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक, अगर वो वेरी सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, और अगर वो जनरल मतलब वो है मतलब 60 साल से कम का है तो फिर 40,000, और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। इसके बाद 80E, अगर प्रीवियस ईयर में जो है वो आपने कोई भी जो है वो कोई लोन लिया था हायर एजुकेशन के लिए और उसके ऊपर आपने कोई ब्याज का भुगतान किया, तो जितना भी आपने पेमेंट किया उसकी आपको क्या मिलेगी, रिडक्शन। वो लोन चाहे आपने सेल्फ के लिए लिया, चाहे स्पाउस के लिए, चाहे बच्चों के लिए। इसके बाद 80EE, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी लोन लिया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप कोई ब्याज का भुगतान करोगे तो उसकी रिडक्शन मिलेगी आपको 80EE में। मैक्सिमम रिडक्शन जो है वो कितनी है, 50,000। बेनिफिट जो है रिडक्शन की वो आपको मिलेगी जब तक आपका लोन जो है वो चलते रहेगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो रिडक्शन है ये 50,000 रुपए तक की है, ये मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख के तक की रिडक्शन मिलती है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए, तो ये उससे अबव है, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशन है कि लोन आपका कब होना चाहिए, 50 लाख या 50 लाख से कम होना चाहिए, ये सब। फिर 80EE ये है किसके लिए, ये भी वही है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी जो है लोन लिया हुआ था, किसके लिए, कोई लोन लिया उसके ऊपर आपने ब्याज का भुगतान किया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये देखो इसकी ये कंडीशन है कि लोन अमाउंट जो 45 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ओके। तो अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो जितना भी आप लोन अपने इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हो तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक की रिडक्शन मिलेगी, कहां पे, 80EE में। इसके बाद है जी आपका 80EB, ये है आपका, अगर आपने प्रीवियस ईयर में जो है कोई भी लोन लिया उसके ऊपर कोई भी ब्याज का भुगतान कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई लोन लिया किसके लिए, फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वहां पर रिडक्शन मिलेगी कितने, 1.5 लाख रुपए तक की, ठीक है जी। इसके बाद है 80GG, ये है घर, जी से जी घर। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो आपने कोई भी जो है वो रेंट का भुगतान किया, आपने कोई मकान किराए पे ले रखा है और रेंट का आपने भुगतान किया, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपको कोई HRA नहीं मिल रहा है और उस एरिया में आपका कोई घर भी नहीं है, तो आपको रिडक्शन मिलेगा जितना भी आपने 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तीसरा 5,000 रुपए पर मंथ। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपको रिडक्शन मिलेगी 80GG में। GG के बाद आता है 80G, इसको आगे अभी कवर करते हैं। फिर GGA, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कोई भी पैसा जो है वो क्या किया, कोई भी पैसा डोनेट किया रिसर्च इंस्टीट्यूशन में तो रिडक्शन मिलेगा 80GA के अंदर, ठीक है।
अच्छा, ये 2000 से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर डबल जी बी जो है किसके लिए, ये इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टीज को कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया तो रिडक्शन मिलेगा 80 डबल जी बी में। फिर 80 डबल जी सी, ये किसके लिए, अदर देन कंपनी, ठीक है। तो अगर मान लो अदर देन कंपनी ने कोई पैसा जो है वो डोनेट किया, ठीक है, मतलब आपने अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया तो उसका डिडक्शन मिलेगा 80 डबल जी सी में, प्रोवाइडेड ये जो भी आपने कैश, जो भी आपने डोनेशन दिया वो अदर देन कैश होना चाहिए। इसके बाद है क्यों भी, ये है रॉयल्टी का। अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी जो है वो रॉयल्टी का इनकम कमाया था जो आपकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड है, ओके, तो डिडक्शन मिलेगा 80 क्यों बी में कितना, होल ऑफ द सच अमाउंट और 3 लाख, व्हिचएवर इज लेस। फिर 80 आरआरबी, ये है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द पेटेंट, अगर पेटेंट से कोई रॉयल्टी इनकम आ रहा है तो उसका डिडक्शन जो मिलेगा 80 आरआरबी में कितना, होल ऑफ सच अमाउंट और 3 लाख, व्हिचएवर इज लेस। फिर 80 डबल टी ए, अगर प्रीवियस ईयर में आपको जो है कोई भी ब्याज मिला किस पे, सेविंग अकाउंट के ऊपर, ओके, तो फिर जितना भी ब्याज मिला वो या 10,000, व्हिचएवर इज लेस, उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा 80 डबल टी ए के अंदर, ठीक है। इसमें फिक्स डिपॉजिट जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर मान लो एसएससी जो है वो क्या है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो उसको रिडक्शन क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का किस पे, 80 डबल टी बी में। और यहां पे जो अमाउंट है वो 10,000 नहीं है, यहां कितना है 50,000 एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम और 50,000 व्हिचएवर इज लेस। फिर 80U जो है वो अनफॉर्चुनेटली अगर एसएससी जो है वो खुद डिसेबल है, ओके, तो अगर वो जनरल डिसेबल है तो रिडक्शन कितना क्लेम करेगा, 75,000, और अगर वो सीवियर डिसेबल है, ठीक है, तो रिडक्शन कितना, 1,25,000, और ये कैसी है, फ्लैट रिडक्शन, ओके जी। इसके अलावा फिर है 80G का। 80G की रिडक्शन जो है इसके अंदर कुछ चेंजेस जो है वो आए हैं, वो क्या है, सबसे पहला 80G है बेसिकली डोनेशन का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ना पहले हमने ऐसे देखा था, अगर हम 80G की बात करते हैं तो 80G की है दो तरीके की, एक है विदाउट लिमिट और एक है आपकी विद लिमिट, ठीक है। विदाउट लिमिट में दो हैं, एक है 100% और एक है 50, और विद लिमिट में भी दो हैं, एक है 100% और एक कितना, 50%। इसके अंदर पहले आपकी 4 हुआ करती थी, अब सिर्फ एक रह गई है, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूं, और यहां पे टोटल मिला के कोई 23 जो है वो बातें बता रखी है। इनमें अगर आप कोई पैसा डोनेट करोगे तो रिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80G में, ठीक है। जितना भी करोगे उसका पूरा 100% मिलेगा, यहां पे जितना भी करोगे उसका 50% मिलेगा, ठीक है। फिर विद लिमिट के अंदर अपने को जो है वो लिमिट चेक करना पड़ेगा, यहां पे क्या जितना भी करोगे, ठीक है, वो लिमिट में आपको देखना पड़ेगा उसका 100%, और यहां जितना भी करोगे उसका 50%। अब यहां पे जो है वो क्या 100% विदाउट लिमिट के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला अगर कोई भी डोनेशन आपने जो है वो दिया किसके लिए, नेशनल डिफेंस फंड के लिए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए, जिला साक्षरता समिति के लिए, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड के लिए, अफ्रीका फंड के लिए, नेशनल फाउंडेशन, ये टोटल मिला के जो है वो 23 है। इनमें अगर कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया, जितना भी पैसा डोनेट करोगे ना उतना पूरे की पूरी क्या मिलेगी, डिडक्शन। इसके बाद है विदाउट लिमिट 50%। विदाउट लिमिट 50% के अंदर जो है वो पहले टोटल मिला के जो है वो कितने थे, 4 थे, ठीक है। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ एक ही, जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में आपने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में या राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर आपने कोई भी पैसा जो क्या किया डोनेट किया, इसकी डिडक्शन अब आप 80G में क्लेम नहीं कर सकते हो। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया यहां से, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो इसको थोड़ा याद करके जाना, पेपर के अंदर आ सकता है कि 80G की जो डिडक्शन है डोनेशन का, तो उसके अंदर जो विदाउट लिमिट 50% वाला था उसमें पहले टोटल मिला के 4 आपको एस्पेक्ट बता रखे थे, और अब एक ही है जहां पे आप पैसा लगा सकते हो, वो है कौन सा, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ओके। इसके अलावा विद लिमिट की बात करें तो विद लिमिट में भी दो है आपका, विद लिमिट 100%, विद लिमिट 50%। विद लिमिट हम 100 के अंदर दो है, एक है अगर आपने कोई भी पैसा डोनेट किया गवर्नमेंट को, किसके लिए, फॉर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग, या दूसरा जो है वो है कंपनी के लिए, अगर कोई पैसा कंपनी ने डोनेट किया हुआ है, ठीक है, किसके लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए, इन सब के लिए, ओलंपिक एसोसिएशन को, ठीक है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा 80G में। लेकिन अगर बात करेंगे डोनेशन मेड टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर द 50% डिडक्शन फॉर द क्वालिफाइंग लिमिट, ये विद लिमिट 50%। विद लिमिट 50 के अंदर सबसे पहला अगर आपने कोई भी पैसा डोनेट किया गवर्नमेंट को, किसके लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। दूसरा अगर पैसा आपने कोई जो है गवर्नमेंट को कोई पैसा आपने जो है वो डोनेट किया किसी भी अथॉरिटी को, किसके लिए, हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए। कोई भी पैसा अगर आपने दिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, या कोई भी पैसा अगर आपने दिया नोटिफाइड टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च या अदर प्लेस के लिए जो आर्टिस्टिक इंपोर्टेंस के हैं या आर्कोलॉजिकल इंपोर्टेंस के हैं, तो इसका डिडक्शन मिलेगा आपको 80G में। अब स्पेशल बात जो है वो ये है, ये याद रखना कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, और श्री रामानुज कोट लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर और सोमनाथ टेम्पल,
ठीक है, इनको हिस्टोरिक इंपोर्टेंस मान लिया। तो अगर आपने जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए अगर आपने कोई पैसा डोनेट किया है, ठीक है, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें अगर कोई पैसा डोनेट किया तो उसके डिडक्शन आपको मिल सकता है कहां, 80G के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग लिमिट होती है वो कितनी होती है, 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे, एक बार देख लेना उसको, ठीक है ना। मेन बात ये थी, ये चीज जो याद करने वाली है कि जो अयोध्या मंदिर है उसके अलावा रामानुज कोट लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर है और जो सोमनाथ टेम्पल है, इनको क्या मान लिया, इनको प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंपोर्टेंस मान लिया। और मां उमिया टेम्पल जो है इसको क्या मान लिया, प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक इंपोर्टेंस। तो अगर इनमें आपने कोई भी पैसा जो है वो क्या क्या डोनेट किया तो उसका रिडक्शन आप 80G में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये था अपना डिडक्शन। अब आते हैं अपने नए चैप्टर पे जिसका नाम जो है वो है आपका AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो AMT की अगर बात करते हैं तो AMT जो वो क्या बोलता है, आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो एसएससी ने अपनी एसएससी की ने अगर मान लो अपनी इनकम कंप्यूट करते हुए 80IA से लेके 80 RRB की कोई भी डिडक्शन जो है वो क्या करे, क्लेम करे, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पहले एक तो उसका नॉर्मल टैक्स निकालेंगे और फिर हम जो है उसकी नोशनल इनकम कंप्यूट करके, ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। अगर कभी ऐसा हो गया कि उसका जो एक्चुअल टैक्स है वो उसके नोशनल टैक्स से जो है वो क्या बैठ रहा है, कम बैठ रहा है, तो उसको जो है वो पहले नोशनल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो AMT के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है सभी एसएससी के लिए एक्सेप्ट द कंपनी, और कंपनी के ऊपर जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वो है कौन सा, मैट के, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के, ठीक है। अब ये किसके लिए AMT अप्लाई होगा, ऐसे एसएससी पे जो क्लेम कर रहे हैं प्रॉफिट लिंक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I से लेकर 80 RRB एंड अंडर सेक्शन 10AA, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन अदर देन द कंपनी इज लेस देन द AMT। अगर जो आपका रेगुलर इनकम टैक्स है वो कम है किससे, जो आपका AMT बनता है उससे, तो आपको एक बार AMT का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नॉर्मल टैक्स नहीं बल्कि आपको AMT का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब AMT शेल नोट भी एप्लीकेबल, अगर आपकी जो टोटल इनकम अगर 20 लाख से ऊपर नहीं है तो आपके ऊपर AMT जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो AMT शेल नोट भी एप्लीकेबल अगर एडजस्टेड टोटल इनकम जो इंडिविजुअल की, HUF की या AOP BOI का या 8वीं जुरिडिकल पर्सन का डज नॉट एक्सीड 20 लाख, ठीक है। तो ये रिलीफ जो है ये फर्म के लिए और साथ में LLP इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये रिलीफ जो 20 लाख की लिमिट है ये ओनली एंड ओनली किसके लिए, आपका इंडिविजुअल HUF AOP और BOI के लिए, ठीक है ना। अब ये जो है वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो AMT का जो रेट है वो कितना है आपका, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए कितना, 8.5%। लेकिन अगर आपकी यूनिट जो है वो लोकेटेड है कहां, IFSC के अंदर, ठीक है। और जो भी इनकम आप डिराइव कर रहे हो वो सोनली कहां से हो रही है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से, तो रेट ऑफ AMT कितना हो जाएगा, 9% है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो रेट है वो कितना, 15% है, ठीक है। सरचार्ज की अगर बात करें तो अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज 10%, पर 1 करोड़ से ऊपर है तो 15, 2 करोड़ से ऊपर है तो 25 और 5 करोड़ से ऊपर है तो कितना, 37%, ठीक है। लोकल अथॉरिटी के लिए 1 करोड़ से ऊपर, मतलब फर्म के लिए 1 करोड़ से ऊपर अगर इनकम है तो सरचार्ज है 12%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है 7% और 10 करोड़ से ऊपर इनकम है तो उसके ऊपर 12%, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप टोटल इनकम ले लो, जो भी आपकी टोटल इनकम जो है वो आई है, उसके अंदर फिर आप ऐड करेंगे रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का, मतलब 80C से 80U की रिडक्शन दोबारा से क्या करोगे, ऐड बैक करोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर रिडक्शन ऐड करोगे 10AA का, और रिडक्शन जो आपने क्लेम किया हुआ 35AD इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूट करेंगे टैक्स 115JC में, मतलब AMT का टैक्स जो है वो आप कैसे निकालोगे, जो भी आपका पहले टोटल इनकम आपने निकाली थी उसके ऊपर टैक्स निकाल लो। ये हमने निकाल लिया, मान लो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लिया, मान लो ये टैक्स मेरा आया एग्जांपल के तौर पे 70,000 रुपए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जो है वो टोटल इनकम कंप्यूट किया, ये तो था कंप्यूट टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है, उसके ऊपर मैंने टैक्स निकाल लिया। फिर टोटल इनकम कंप्यूट किया एज पर द नॉर्मल प्रोविजन एज अबव, ठीक है, और उसमें से ऐड और लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, 115JC 4 आइटम, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इसके ऊपर आपने जो क्या निकाल लिया, टैक्स निकाल लिया, और मान लो AMT का जो टैक्स आ गया वो आ गया मान लो 80,000 रुपए, नॉर्मल टैक्स कितना बैठ रहा है 70 और AMT का कितना 80। अब आपको जो क्या करना पड़ेगा, जो इन दोनों में हाइयर है वो पे करना पड़ेगा, कितना 80,000 का अपने को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। अब आपका नॉर्मल टैक्स तो 70 बैठ रहा था, पेमेंट कर दिया 80, तो 10,000 जो है ये हो जाएगा AMT का क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा, AMT का क्रेडिट, और ये AMT का क्रेडिट है तो इसको आप अगले 15 सालों में जो है वो क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ओके। तो क्रेडिट आपको तब मिलेगा अगर आपने जो है वो जो टैक्स पे किया वो कौन सा करते हैं, AMT का, विच इज नॉर्मल और बियॉन्ड द नॉर्मल टैक्स रेट, ठीक है। अब अदर प्रोविजन जो है वो ये है, सबसे पहला ये अदर प्रोविजन जो है लाइक एडवांस टैक्स इंटरेस्ट की जो प्रोविजन है, शेल अप्लाई टू ए पर्सन हु इज लायबल टू पे AMT। ऑडिट रिपोर्ट, जब कभी भी आप जो है अगर AMT पे कर रहे हो तो आपको अपने CA से जो है वो क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपने AMT का कंप्यूटेशन इस लॉ के हिसाब से किया है, ओके। ये था AMT। पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है रेट का,
जो ये वाला रेट है एएमटी के, कितना रेट है 115 जीसी के अंदर 18.5%। लेकिन अगर आपकी यूनिट लोकेटेड है आईएफएससी में और सोरली जो है वो जो भी अमाउंट आ रहा है वो आपका कन्वर्टेबल है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में, तो एएमटी का रेट कितना हो जाएगा 9%। कितना 9%। और सेक्शन इसका है 115 जेसी, याद रखना, ठीक है ना। और फिर जो भी अगर आपने एएमटी अगर पे कर दिया, नॉर्मल टैक्स अगर आपने ज्यादा पे कर दिया तो फिर यहां पे जो है वो क्या होगा, उसका आपको मिलेगा क्रेडिट, और जो क्रेडिट है वो उसको आप यूज कर सकते हो अगले 15 असेसमेंट ईयर्स के अंदर। ओके, इसके बाद है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। उससे पहले इसमें दो, इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 12 था इसमें हमने दो प्रोविजन पढ़े थे, एक था आपका डीम्ड इनकम का और एक था आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। सबसे पहले डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम का मतलब जो हमारी मतलब इनकम नहीं है लेकिन हम इनकम मान लेंगे, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है उसने अपने से पूछा कि ये पैसा कहां से है, हम नहीं बता पाए तो उसको क्या मान लेगी, डीम्ड इनकम, और डीम्ड इनकम मान के उसके ऊपर क्या लगा देगी, टैक्स। अब उसका बाइफरकेशन क्या है, अगर आपके जो है वो खाते में क्या मिला, कैश क्रेडिट मिला, ठीक है, हमने पूछा पैसा कहां से है, आपको जवाब नहीं दे पाए। कोई आपने अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई आपने अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो आपके पास पड़ा था, कोई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, या कोई भी अमाउंट आपने बोरो या रीपे कर रखा था उन हुंडी के ऊपर, तो ये अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो हम पूछेंगे कहां से है, आप जवाब नहीं दे पाए तो इसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा और इसके ऊपर जो है वो 60% की रेट से जो वो क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। सेक्शन याद कर देना, इनकम अंडर द अबव सेक्शन शैल बी टैक्स 60% 115(b)(e) के अंदर, ठीक है ना। और नो लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम बोर्ड टू टैक्स अंडर द एफोर मेंशन सेक्शन। जो डीम्ड इनकम जो होती है ना उसके अंदर से आप लोग जो है कोई भी सेट ऑफ के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो देखो इनकम टैक्स जो है वो लगता है किसके ऊपर, इट इज अ टैक्स ऑन द टोटल इनकम, ठीक है, अर्न्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देयर माइट बी केस, ऐसे केस हो सकते हैं जहां पे असेसी जो है उसके डिफरेंट सोर्सेज हो और डिफरेंट सोर्स में से किसी एक सोर्स से जो है वो क्या आ रहा है, इनकम आ रही, किसी एक सोर्स से क्या आ रहा हो, लॉस आ रहा हो। तो यहां पे जो है वो एक नया प्रोविजन जो है वो पिक्चर के अंदर आता है जिसको बोलते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब सीक्वेंस जो रहता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का वो करेगा सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, मतलब सेम हेड में ही, अगर सेम ही हेड में एक लॉस है और एक इनकम है तो पहले उसको एडजस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। एक है इंटर हेड एडजस्टमेंट, एक हेड में प्रॉफिट है एक हेड में लॉस है तो इसको सेट ऑफ करना, इसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। और एक है फिर कैरी फॉरवर्ड होता है लॉसेस, अगर मान लो करंट ईयर के अंदर जो भी लॉसेस है वो अगर सेट ऑफ नहीं हो पाए तो फिर हम उसको आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो करना होता है वो होता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड का मतलब एक ही हेड के अंदर जो है अलग अलग सोर्सेज हैं, ठीक है, एक सोर्स से प्रॉफिट है एक सोर्स से लॉस है तो उसको एडजस्ट करना आपस में, उसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन है सबसे पहले स्पेक्यूलेशन बिजनेस का अगर कोई लॉस है ना, चाहे वो पीजीपीपी का, लेकिन उसको आप अदर पीजीपीपी नॉर्मल पीजीपीपी की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को जो है वो आप ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, इसको अदर पीजीपीपी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इनकम कोई भी लॉस हो गया फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्स, इसको भी आप जो है वो यहीं से सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। एग्जांपल जैसे यहां पे बताया था स्पेकुलेशन बिजनेस का जो है वो आपका प्रॉफिट था 6 लाख और नॉर्मल बिजनेस का लॉस था 4 लाख का, तो यहां पे नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है इसको स्पेकुलेशन में से मैं क्या कर सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं। लेकिन दूसरे केस के अंदर जो है स्पेकुलेशन का लॉस है और नॉर्मल का प्रॉफिट है, तो ये स्पेकुलेशन का जो लॉस है इसको स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, इसको नॉर्मल से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि सेट ऑफ इज पॉसिबल इन केस ए बट केस बी के अंदर जो है वो सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 लाख है ये आपका सेट ऑफ नहीं हुआ तो इसको आप लोग जो है वो क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे के सालों में, ठीक है। फिर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के बाद में आप इंटर हेड एडजस्टमेंट भी करोगे। इंटर हेड का मतलब ये है सेट ऑफ द लॉसेस फ्रॉम वन हेड अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द अदर हेड, ठीक है। मतलब एक हेड की इनकम को दूसरे, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला कैपिटल गेन, यहां पे हम क्या कैपिटल गेन के लॉस को जो है वो ओनली कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो है कि आपका पीजीबीपी के लॉस को आप जो है वो औरों से सेट ऑफ कर सकते हो लेकिन सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस आ गया तो 2 लाख रुपए तक आप जो है उसको सेट ऑफ कर सकते हो, 2 लाख से ऊपर का कोई लॉस है तो उसको आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन बिजनेस का कोई जो लॉस है तो उसको ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ओके। इसके अलावा अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी से अगर कोई भी जो है वो लॉस हो गया तो इसको तो आप कभी भी सेट ऑफ कर नहीं सकते, कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते, ठीक है। दूसरा, लॉस फ्रॉम ए सोर्स विच इज एग्जेम्प्ट, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि लॉस इनकर्ड बाय द असेसी फ्रॉम ए सोर्स द इनकम फ्रॉम विच, जिसकी इनकम जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है, तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सोर्सेस।
ठीक है। इसके अलावा जो है फिर यहाँ पे समरी बता रखा है सबसे पहला, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस आ गया तो सबसे पहले जो है वो आप क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी की ही किसी अदर इनकम से जो है वो क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। नहीं है तो दूसरे हेड से सेट ऑफ करोगे, लेकिन मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए तक का। नहीं है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले कितने सालों में, 8 सालों में। पीजीबीपी हेड से अगर मान लो कोई लॉस हो गया अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो उसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, वो पीजीबीपी हेड की इनकम से जो है अदर किसी पीजीबीपी से सेट ऑफ करेंगे। नहीं है तो उसको जो है वो किसी अदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 8 सालों के लिए। स्पेकुलेटिव बिजनेस से अगर मान लो कोई लॉस आ गया तो उसको जो है वो क्या करेंगे, दूसरे स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। नहीं है तो किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले 4 सालों में। स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर कोई लॉस आ गया तो उसको क्या करेंगे, अदर स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। नहीं है तो किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते, और फिर क्या कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा किसके लिए, आगे एनी नंबर ऑफ ईयर, अनलिमिटेड ईयर्स के लिए। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर कोई है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सेट ऑफ करेंगे बिजनेस इनकम से। नहीं है तो किसी और से भी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ, ठीक है, इसको बस सैलरी से नहीं कर सकते, ठीक है, इसके अलावा सबसे कर सकते हो। नहीं हुआ तो फिर इसको हम क्या करें, कैरी फॉरवर्ड करेंगे एनी नंबर ऑफ ईयर, और फिर फ्यूचर में भी आप इसको कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो। नहीं है तो इसको आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगले 8 सालों में जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो इसको हम जो है वो करंट ईयर में ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। नहीं है तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले 8 सालों के लिए, और अगले 8 सालों में भी ये ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है ओइंग एंड मेंटेनिंग डे सोर्स वाला, तो इसको आप जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी। नहीं है तो इसको अगले 4 सालों के लिए क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, और अगले 4 सालों में भी इसको इसी सोर्स की इनकम से क्या करना है, सेट ऑफ करना है। नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। ओके जी सर। इसके बाद है अपना चैप्टर नंबर 13 जो है आपका क्लबिंग का, क्लबिंग ऑफ इनकम की अगर हम बात करते हैं तो जो क्लबिंग के प्रोविजन है वो क्या बोलते हैं, क्लबिंग के प्रोविजन जो है ये बोलते हैं बेसिकली ये एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल्स हैं। कई बार लोग क्या करते थे, आपको हमने जब पढ़ा कि लोग जो है वो इनकम खुद की होती है लेकिन वो स्पाउस की इनकम बता देंगे या बच्चों की इनकम बता देंगे, तो वहां पे जो है वो हेड आएगा, वहां पे एक नया प्रोविजन जो है वो पिक्चर के अंदर है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लबिंग प्रोविजन। ओके, तो क्लबिंग प्रोविजन के अंदर अगर मान लो ट्रांसफरर ने अगर कोई भी अपनी इनकम को जो है वो क्या कर दिया, ट्रांसफर के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, तो वो इनकम ट्रांसफर की नहीं बल्कि वो किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की। तो उसमें ट्रांसफर की इनकम को ट्रांसफरर की इनकम के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। इसको बोलते हैं क्लबिंग के प्रोविजन। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन है इसके अंदर क्या क्या, अब इनकम ऑफ द अदर पर्सन इज इंक्लूड इन द असेस्ड टोटल इनकम इन द फॉलोइंग के। सबसे पहला, अगर ट्रांसफर कर दिया इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट, ठीक है, या ट्रांसफर तो किया लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफर किया, तो इन केसेस के अंदर बेसिकली जो इनकम जो है ना वो ट्रांसफर की नहीं बल्कि वो इनकम ट्रांसफरर की ही मानी जाएगी। तो ट्रांसफरी की इनकम को ट्रांसफरर की इनकम के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। इनकम ऑफ स्पाउस, अगर मान लो जो स्पाउस है, ओके, और वो कोई इनकम कमा रही है मान लो और वहां पे हस्बैंड जो है उसका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो वो इनकम वाइफ की नहीं मानी जाएगी बल्कि हस्बैंड की मानी जाएगी। लेकिन अगर जो है वो वाइफ जो है वो क्या कर रही है, अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के बेस पर अगर पैसे कमा रही है, तो वहां पे क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इनकम ऑफ द डॉटर इन लॉ फ्रॉम द एसेट जो उसको ट्रांसफर किया गया 31 मई 1973 के बाद में विदाउट एडिक्वेट कंसेशन, तो वो भी ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी ना कि ट्रांसफरी का। आगे, एनी इनकम, अगर कोई भी इनकम अराइज हुई फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर बाय द इंडिविजुअल टू एनी पर्सन और एसोसिएशन विदाउट एडिक्वेट कंसेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज और हर स्पाउस, तो ये इनकम भी जो है वो ट्रांसफरर का माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इनकम अराइज हुई यहां से और ये इनकम जो है ये जो आपने ट्रांसफर किया था वो सन वाइफ के नाम पे किया, तो भी इनकम जो है वो किसका माना जाएगा, ट्रांसफरर का माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी इनकम एचयूएफ की हुई किससे, फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ द एचयूएफ, तो ये इनकम जो है एचयूएफ की नहीं बल्कि किसकी मानी जाएगी, मेंबर की मानी जाएगी जिसने अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो एचयूएफ के नाम पे क्या किया, ट्रांसफर किया है। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है तो उसको जो है माइनर चाइल्ड की इनकम को जो है वो पेरेंट्स की इनकम इंक्लूड करेंगे। अगर मैरिज चल रही है तो जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा उसमें इंक्लूड करेंगे, और अगर मैरिज खत्म हो चुकी है मतलब डाइवोर्स हो चुका है तो बच्चे की कस्टडी जिसके पास में उस पेरेंट की इनकम के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। और क्लबिंग के अंदर मतलब यहां पे जब माइनर की इनकम को हम पेरेंट्स की इनकम इंक्लूड करेंगे तो 1500 रुपए की जो है वो 1500 या वो इनकम विच एवर इज लेस उसकी क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद डीम्ड ओनरशिप सेक्शन नंबर 27 इसको डील करता है। ये क्या बोलता है, अगर आपने जो है वो क्या किया, स्पाउस के नाम पे जो आपने कोई प्रॉपर्टी क्या करती है, ट्रांसफर करती, तो उस केस के अंदर जो है डीमिंग प्रोविजन आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली जो है
अगर असेसी ने जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी बिना उससे पैसे लिए, तो यहाँ पे जो ओनर है, डीम्ड ओनर जो है वो किसको माना जाएगा? असेसी को माना जाएगा। और उस प्रॉपर्टी से आने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफरर की इनकम ही मानी जाएगी, मतलब हस्बैंड की इनकम मान जाएगी, ना कि वाइफ का। ठीक है, तो इन केस, और लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करी और ये एग्रीमेंट किया टू लिव अपार्ट कि अब तुम मुझसे क्या रहना, दूर रहना, तो उस केस के अंदर जो अगर कल को उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम वाइफ की मानी जाएगी, ना कि हस्बैंड का। दूसरा, ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड, अगर एक पर्सन ने अपनी कोई प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड के नाम पे जो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो जो माइनर चाइल्ड है, ठीक है, उसको ओनर नहीं बल्कि जो पेरेंट है उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे कर दिया तो यहां पे ट्रांसफर जो है वो डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और खास बातें थी, कुछ पर्टिकुलर। सबसे पहला, इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न, जहां पे इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो फिर वहां पे जो है वो क्या होगा, वहां पे जो स्पाउस है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था उसकी इनकम में जो है वो दूसरे पर्सन की इनकम को क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। लेकिन स्पेशल बात क्या, एक्सेप्शन, इफ इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू द स्पाउस फॉर हिज टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो यहां पे क्लबिंग प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर हस्बैंड एंड वाइफ सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है एक दूसरे का, तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में दूसरे पर्सन की इनकम को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके जी सर। इसके अलावा ये था इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, तो इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग द माइनर मैरिड डॉटर, उसको भी जो हम क्या करते हैं, पेरेंट की इनकम में क्लब करेंगे। कन्वर्जन इनटू द एचएफ प्रॉपर्टी, अगर असेसी ने जो है वो क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एचएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, तो उस केस के अंदर जो है वो इनकम ट्रांसफर की मानी जाएगी। लेकिन अगर कल को उसको पार्टीशन कर दिया तो जो हिस्सा उसका खुद का है और जो उसकी वाइफ का हिस्सा है वो जो है वो ट्रांसफर की इनकम आ जाएगा और बाकियों की इनकम को ट्रांसफर की इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। उसके बाद में था जी आपका माइनर मैरिड डॉटर, तो यहां पे क्या, इफ ए माइनर मैरिड डॉटर जो है वो रिसीव करे किसी इनकम को आउट ऑफ द एसेट जो आपने ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, देन यहां पे जो है वो क्या होगा, सच इनकम शेल नॉट बी डीम्ड टू द इनकम ऑफ पेरेंट बट शेल बी क्लब विद द हस्बैंड इनकम, तो उस इनकम को हस्बैंड की इनकम में इंक्लूड करेंगे। वहां पे क्लबिंग प्रोविजन तो एप्लीकेबल है लेकिन वहां पे पेरेंट की इनकम नहीं, अब हस्बैंड की इनकम के अंदर उसको जो है वो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर मैनुअल वर्क से अगर कोई जो माइनर है और माइनर अपने मैनुअल वर्क से जो है वो कोई पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर जो है वो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। या अगर माइनर चाइल्ड जो है वो सफर कर रहा है फ्रॉम डिसेबिलिटी से, तो यहां पे भी जो है वो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके जी। इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका पीजीबीपी। 4 चैप्टर हमने अभी कवर करे हैं। एक हमने पढ़ा रिडक्शन का, फिर हमने पढ़ा ईएमटी का, फिर हमने जो पढ़ा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, एक हमने पढ़ लिया क्लबिंग का। अब बात आती है किसका, पीजीबीपी का। पीजीबीपी बोले तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये अपना बेसिकली थर्ड हेड है। ओके, वैसे तो अदर सोर्स भी हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, ठीक है, ये बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो अभी इसको हम कवर करते हैं। पीजीबीपी की बात करें तो अगर मान लो असेसी ने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी जो है वो क्या किया, बिजनेस किया या कोई भी प्रोफेशन किया, वहां से अगर वो कोई भी पैसा कमाएगा तो वहां से जो भी आपने इनकम कमाई है उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ओके, अब पीजीबीपी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 28, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी प्रॉफिट या गेन कमाया, कहां से, बिजनेस या प्रोफेशन से, विच इज कैरी ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वहां से जो भी इनकम आएगी वो इनकम मानी जाएगी किसका, असेसी का, किसका, पीजीबीपी हेड का। ओके, अब यहां पे कुछ स्पेशल बातें हैं। जब आप पीजीबीपी हेड की इनकम निकालते तो हमने यहां पे ले लिया टोटल सेल, उसमें से जो है कुछ खर्चों की आपको क्या मिलेगी, रिडक्शन। अब जो खर्चे हैं उनको यहां पे बताया गया, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो रिडक्शन अलाउड व्हाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी, सेक्शन 30 से लेकर 38। सेक्शन 30 जो वो किसकी बात करता है, अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे किया बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो जितना भी आपने पेमेंट कर दिया उसकी आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर आप किराएदार हैं तो जितना भी आप रेंट पेड करोगे उसकी डिडक्शन मिलेगा, और अगर आप किराएदार नहीं है, खुद का आपका वो मकान है, तो फिर जो भी करंट रिपेयर आपने करी उसकी आपको क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी पैसा आपने जो है वो पे किया लैंड रेवेन्यू के नाम पे, लोकल टैक्स के नाम पे, ठीक है, तो उसकी आपको जो है वो डिडक्शन मिलेगी, चाहे आप ओनर हो चाहे आप टेनेंट हो, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी जो है बीमा भी करवा रखा था और उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने क्या कर दिया, पे कर दिया, तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 31 डील करते हैं किससे, अगर कोई भी आपने प्रीवियस ईयर में खर्चा किया रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मशीनरी पे या प्लांट एंड फर्नीचर पे, तो उसको डील करेगा सेक्शन 31। जितना भी खर्चा आपने पे कर दिया करंट रिपेयर का, या जितना भी आपने जो बीमे का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 32 जो डील करता है किसका, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन के लिए जो है हमने यहाँ पे क्या किया, एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है टेंजिबल और एक कौन सा, इंटेंजिबल। यहाँ पे जो है वो क्या किया गया, आपको सेक्शन 32 की डिडक्शन तभी मिलेगी अगर असेसी जो है वो क्या, ओनर है एसेट का। दूसरा, ओनर के लिए रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी नहीं है, और आपने उस एसेट को जब अपने बिजनेस के अंदर क्या किया हो,
यूज किया हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिडक्शन के यहाँ पे जो है वो क्या आपको अलग अलग रेट बता रखे हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो पार्ट में जो है एसेट को डिवाइड किया, एक है पार्ट ए टेंजिबल और पार्ट बी जो है उसके अंदर आएगी आपकी क्या इंटेंजिबल। ओके, इंटेंजिबल जो भी एसेट है उनके ऊपर तो एक ही डेप्रिसिएशन का रेट है वो कितना 25%, और जो आपकी टेंजिबल एसेट है उनके लिए 4 क्लास बना रखी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड शिप। तो बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन के रेट है वो कितना है 5%, 10%, 40%। फर्नीचर पे एक ही रेट है 10% का, मशीनरी पे अलग अलग रेट है, 15% भी है, 30 भी है, 40 भी है और आपका 45 भी है। ठीक है, शिप पे एक रेट है कितना 20%। ये आपको थोड़ा याद करके जाना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमने जो है वो क्या किया, दैट देयर आर 2 पार्ट ऑफ एसेट, 2 पार्ट है एसेट के। ठीक है, जिसमें टोटल 5 क्लास ऑफ एसेट है। ठीक है, और यहां पे 10 जो है वो क्या ब्लॉक है। ठीक है ना, अब डेप्रिसिएशन जो है वो 50% हो जाएगा अगर आपने जो है वो किसी एसेट को जो है वो 180 दिन से कम अगर मान लो आपने यूज किया, पुट टू यूज किया, ठीक है, लेस देन 180 डेज, तो वहां पे डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, जो भी नॉर्मल रेट है उसका 50% हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी नई प्लांट एंड मशीनरी को क्या किया, परचेज किया, किसके लिए, अगर कोई भी यूनिट जो लगी हुई है किसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर, और आपने उस मशीन को परचेज किया और वो मशीन को आप यूज करोगे किसके लिए, टू बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, तो वहां पे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो मिलेगा, उसके साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन और मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है 20%, और अगर उसी एसेट को आपने 180 दिन से कम यूज किया तो रेट कितना हो जाएगा 10% का। ओके जी, कुछ खास बात है, एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां नहीं मिलेगा। अगर सेकंड हैंड मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। अगर जो प्लांट एंड मशीनरी आपने लगाया ऑफिस पर्पस के लिए तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर ऑफिस अप्लायंसेस परचेस करे हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर प्लांट एंड मशीन जिसका होल कॉस्ट है वो ऑलरेडी आप ले चुके हो, जैसे किसी मशीन को आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया था, ओके, तो उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब जो है वो क्या होता है, कोई ऐसा डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया उसको बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इंडेफिनिट पीरियड के लिए, एंड इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, सैलरी को छोड़ करके। ठीक है, सीक्वेंस जो रहेगा सेट ऑफ का वो रहेगा, सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को क्लेम करना है, फिर पिछले साल का जो कोई लॉसेस है उसको क्लेम करना है, और फिर भी अगर मान लो इनकम बच गई तो उसमें से आप लोग जो है वो क्या करोगे, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप सेट ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च पे अगर आपने कोई भी खर्चा किया, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो उसका 100% जो है क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया तो भी 100% क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ लैंड। इसके अलावा कोई भी अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ऑन द साइंटिफिक रिसर्च पे तो यहां पे जो है क्या, देयर कैन नॉट बी बिजनेस लॉस ड्यू टू सच डिडक्शन, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पे आपने कोई भी एसेट को यूज किया और उसको अगर आप बेचते हो तो बेचने पर जो वो क्या आएगा, पूरा का पूरा कैपिटल गेन होगा, क्योंकि उसकी होल जो कॉस्ट है उसको आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। ठीक है ना, इन हाउस रिसर्च अगर आप करते हो, जितना भी आपने इन हाउस मतलब खुद ही अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर खर्चा करो तो जितना भी आप खर्चा करोगे उसका 100% आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर आपने जो है पैसे लगाए, कंट्रीब्यूट किया किसी नेशनल लेबोरेटरी को, आईआईटी को, यूनिवर्सिटी को, तो जितना भी आपने पैसा उनको कंट्रीब्यूट किया उसका 100% जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी पैसा अगर आपने कंट्रीब्यूट किया आउटसाइड, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करोगे 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर कंट्रीब्यूट किया किसी भी इंडियन कंपनी को जो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है तो जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उसका 100% क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा है आपका कुछ डिडक्शन एक्स्ट्रा, वो क्या, अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया बाय एनी मोड, कोई भी आपने इंश्योरेंस करवाया था, एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस करवाया अपने एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए, और कोई इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे कर दिया, ठीक है, अदर देन कैश किया, ठीक है ना, मतलब पक्के में किया, तो फिर जितना भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, ओके, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी बोनस या कोई भी कमीशन जो है वो दिया एम्प्लॉय को तो उसकी भी डिडक्शन आप जो है वो क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी कैपिटल बोरो किया था उसके ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में या पीपीएफ में या सुपर एन्युएशन फंड में तो उसकी रिडक्शन आपको मिलेगा। अब स्पेशल बात ये अमेंडमेंट है, अगर प्रीवियस ईयर में आपने एम्प्लॉयर ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक है, तो पहले जो लिमिट थी वो थी 10% का, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया 14%, ध्यान रखना। तो एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, अगर एसएससी जो वो कौन है, एम्प्लॉयर है, उसने कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स पेंशन स्कीम, ठीक है, जो 80CCD के अंदर आ रही थी, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है जितना भी वो करेगा उसमें 14% की रिडक्शन वो अपने पीजीपी पे हेड के अंदर क्लेम कर सकता है। तो इन द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टू द एक्सटेंट ऑफ 14% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पहले इसका जो रेट था वो कितना था 10% तक, लेकिन अब कितना कर दिया 14%। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, तो जितना भी पैसा आप कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, उसका रिडक्शन आपको मिलेगा। कोई भी प्रोविजन अगर आपने बनाया होता पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का, तो ग्रेच्युटी
के प्रोविजन बनाया, प्रोविजन की रिडक्शन नहीं मिलेगी, एक्चुअल पेमेंट जब करोगे तो उसकी रिडक्शन मिलेगी। ठीक है। फिर पेमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन एनी ट्रस्ट, अगर आपने कोई भी ट्रस्ट बनाया, ठीक है, और कोई भी फंड अगर उसमें कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, तो उसका रिडक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मान लो आप अपने बिजनेस के अंदर एनिमल्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, और एनिमल जब आप लेके आए थे तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, अब वो मान लो कोई एनिमल मर गया और वो उसका जो कार्कस है वो भी का मान लो 10,000 रुपए में, ठीक है, तो टोटल 90,000 का लॉस हो गया, ये 90,000 की आप रिडक्शन यहां पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा बेड डेट जो है उसकी रिडक्शन आप ले सकते हो। डेट मस्ट हैव बीन रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो उसकी रिडक्शन आपको मिलेगी। जो एक्चुअल बेड डेट्स है उनकी रिडक्शन आपको मिलेगी। प्रोविजन की अगर बात करें तो प्रोविजन का जो है वो 2 रेट है। बैंकों के लिए जो रेट है, बैंक जो है उसको अलाउ किया गया कि आप प्रोविजन बना सकते हो मैक्सिमम कितना 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज, और इसके अलावा जो है पीएफआई या एनबीएफसी इनको जो अलाउड है वो कितना है, प्रोविजन कितना 5%। इसके अलावा अगर आपने जो है एसटीडी जो है कोई पे किया हो तो उसकी भी आपको रिडक्शन मिल सकती है। रिडक्शन ऑन द एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आपने पे किया शैल बी अलाउ ओनली व्हेन द इक्विटी शेयर और द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। कोई भी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आपने पे किया तो उसकी भी रिडक्शन आपको मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो बाकी जो कोई भी आपने खर्चा कर दिया तो उसकी रिडक्शन आप सेक्शन 37 के अंदर जो है वो क्लेम कर सकते हो। प्रोवाइडेड कुछ बातें, सबसे पहला ये रिडक्शन 30 से 36 में क्लेम नहीं हुई हो, दूसरा ये पर्सनल नेचर की ना हो, तीसरा ये कैपिटल नेचर की ना हो, चौथा ये लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड ना हो, एंड पांचवा वे आर होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी आपने खर्चा किया वो सब बिजनेस के लिए ही किया हो। इसके अलावा कोई भी फ्री बीज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर को बाय द फार्मा या अलाइड इंडस्ट्री तो ये डिडक्शन इसके अलाउड नहीं है। सीएसआर पे जो भी खर्चा करोगे तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं कि बिजनेस के लिए आपने नहीं किया। दूसरा, कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट करते हो सोवरेन द पॉलिटिकल पार्टी, डिडक्शन अलाउड नहीं है। कोई भी अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी अगर आपने जो है क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड किया पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, डिडक्शन नहीं मिलेगा। सभी को प्रोवाइड किया मिलेगा। कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने जो है वो बियर किया स्पाउस ऑफ द एमडी का, ठीक है, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। कोई भी सीक्रेट कमीशन या ब्राइब को रिश्वत दे दिया उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई भी फाइन पेनल्टी अगर पे किया अंडर द स्टैट्यूटरी स्कीम, डिडक्शन नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में किया मिलेगा। एक्टिविटी कंसीडर्ड एज अ ऑफेंस तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई भी अगर इंटरेस्ट जो पे किया ऑन द एरिया आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द सेल टैक्स, डिडक्शन मिलेगा। पेनल्टी अगर कोई लगी सेल टैक्स की उसके पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर अगर कोई लॉस हो गया ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड इन इलीगल बिजनेस के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आपका सीज हो गया तो उसके रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने डिस्प्ले कोई भी खर्चा किया डिस्प्ले ऑफ द ग्लो साइन एंड नियॉन साइन पे तो रिडक्शन आपको मिलेगा। लीगल एक्सपेंस की रिडक्शन मिलेगी। लीगल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग रिडक्शन मिलेगा। कोई भी कंट्रीब्यूशन किया टू द बस ऑफ ए स्कूल जहां पे चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय आर एनरोल्ड तो रिडक्शन मिलेगा। कोई भी क्लब रिक्रिएशन फैसिलिटी अगर आपने प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, सभी एम्प्लॉय को दिया डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर कुछ एम्प्लॉय को दिया तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी हायर एक्सपेंस बोर्न बाय द कंपनी ऑन द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पे तो आपको अगर उसी लाइन की आप उसको पढ़ाई करवा रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन किसी और लाइन की अगर पढ़ाई करवा रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी प्रीमियम पे किया ऑन द कीम इंश्योरेंस पॉलिसी, डिडक्शन एम्प्लॉय के लिए कीम इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आपने कोई पेमेंट किया डिडक्शन मिलेगा। कोई भी प्रीमियम पे किया ऑन द कीम इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ पार्टनर, डिडक्शन मिलेगा। कोई भी प्री मैच्योर टर्मिनेटिंग एजेंसी, कोई भी अगर आपको कंपनसेशन आपने पे किया एजेंट को फॉर द प्री मैच्योर टर्मिनेटिंग एजेंसी तो इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। कोई भी डोनेशन पे किया स्वच्छ भारत अभियान के अंदर डिडक्शन यहां पे नहीं मिलेगा। क्लीन गंगा फंड में कोई पैसा डोनेट किया डिडक्शन यहां नहीं, बल्कि वो 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पेमेंट अदरवाइज देन बाय द अकाउंट पे चेक ऑन द अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इंक्लूड सच अदर, तो अगर आपने कोई भी खर्चा किया, ठीक है, और उसकी पेमेंट जो है वो किया एक दिन में 10,000 रुपए से फालतू किसमें कैश में, तो वो अमाउंट जो है उसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, उस खर्चे की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। मतलब ये 10,000 से ऊपर का ये 35,000 का केस है किसके लिए, अगर आपने कोई पेमेंट किया किसके लिए, फॉर प्लाइंग हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेज, यहां पे आप 35,000 तक की 35,000 तक का खर्चा आप कैश में कर सकते हो। इसके अलावा नॉर्मल जो भी खर्चा है ना 10,000 से ऊपर का अगर वो खर्चा है तो आपको अगर उसको क्लेम करना है ना तो वो अदर देन कैश होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस अगर आपने ये पे किया आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या किसी भी या इंडिया में पे किया किसी नॉन रेजिडेंट को, ओके, और आपने उस पर टीडीएस काटना, टीडीएस नहीं काटा तो उस केस के अंदर आपको आप जो है डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने जो है वो क्या किया, कोई भी सम आपको पे करना था रेजिडेंट को, उस पर टीडीएस काटना था लेकिन आपने नहीं काटा तो जो भी टोटल खर्चा उसमें से 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई वेल्थ टैक्स अगर आपने पे किया उसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई भी फीस चार्जेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अगर पे किया उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई भी आपने जो है वो सैलरी पे किया किसको, इंडिया आउटसाइड
इंडिया या टू ए नॉन इंडिया में लेकिन नॉन रेजिडेंट को, उस पर टीडीएस काटना था और टीडीएस नहीं काटा तो उसकी जो है वो 100% क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अगर कोई भी पैसा आपने जो है वो कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड या एनी अदर फंड, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड या एनी अदर फंड एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी, तो ये भी क्या डिसअलाउड है, अनलेस द एसएससी हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट अ सोर्स, तो टीडीएस कटना चाहिए, टीडीएस नहीं काटा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई भी टैक्स पे कर दिया ऑन द परक्विजिट्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो यहां पे जो है द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। उसके अलावा अगर आपने जो है वो क्या किया, अगर आपने कोई भी बोनस या कमीशन पे किया किसको, एम्प्लॉय को, इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट शेयर तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो ये डिडक्शन क्या अलाउड है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स अगर आपने पे किया डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स पे कोई इंटरेस्ट पे किया पेनल्टी पे किया डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेल टैक्स की बात करें तो वेल टैक्स पे करने पर इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी बात करें तो टैक्स पे करोगे डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट पे करो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन पेनल्टी की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर इंटरेस्ट की बात करें, अगर इंटरेस्ट आपकी इनकम है, ठीक है, इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ तो आपकी इनकम है तो देखना पड़ेगा या तो वो जाएगा पीजीपी हेड में और या फिर जो है वो जाएगा का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो फिर उसके लिए वो आपके लिए जो है वो क्या अलाउड है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन द इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। इसके अलावा ये है कि नॉर्मल केस के अंदर जो है वो आप 10,000 से ऊपर का कोई भी खर्चा कैश के अंदर नहीं करोगे, लेकिन अगर आप जो है पेमेंट करो गवर्नमेंट को या अगर आप पेमेंट करो ऐसी जगह पे जहां पे कोई बैंकिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है, या पेमेंट करो स्पेसिफाइड पे को, या पेमेंट करो सर्टेन मोड से, या पेमेंट करो ऑथराइज्ड डीलर या मनी चेंजर को, या कॉटेज इंडस्ट्री को, या टेम्परेरी पोस्टिंग अगर आपके वहां पे, या पेमेंट टू द एजेंट, या पेमेंट टू द कल्टीवेटर, या टर्मिनल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और द लीगल हायर, तो यहां पे आप जो है वो 10,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में अगर कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो और उसकी रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। फिर प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, एक्चुअल में जो ग्रेच्युटी पे करोगे उसकी रिडक्शन आपको मिलेगी, लेकिन प्रोविजन बनाना उसकी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम, इसमें सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, इसको डील करेगा सेक्शन 44A। सेक्शन 44A जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है अगर कोई पर्सन जो है इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो क्या बिजनेस या प्रोफेशन से वो 1,20,000 से क्या फालतू है, इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख, ठीक है, या अगर उसकी ग्रोस रिसिप्ट या उसकी जो सेल है वो 10 लाख से फालतू है और इंडिविजुअल के केस में कितना 25 लाख। तो अगर मान लो कोई इंडिविजुअल जिसकी इनकम जो है 2.5 लाख से फालतू है या फिर उसका जो ग्रोस सेल है वो सेल जो है 25 लाख से फालतू है, तो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सेक्शन 44AE BB BBB में आता है, ठीक है, और आप ये क्लेम कर रहे हो कि मेरी इनकम जो है वो उनसे लोअर है, जैसे मान लो 7.5% जो है वो आपको इनकम दिखानी चाहिए और आप ये बोलो कि नहीं मेरी इनकम 7.5 नहीं है, मेरे तो 6%, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। या अगर प्रोविजन जो है सेक्शन 44AD के वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आप ये बोल रहे हो कि मेरी इनकम जो है एक्सीड करके मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स एनी प्रीवियस ईयर, तो उस केस के अंदर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। जो भी बुक्स आप मेंटेन करोगे तो कितने साल के लिए करोगे, पीरियड ऑफ 6 ईयर, ठीक है। इसके अलावा प्रिस्क्राइब जो भी बुक्स आप मेंटेन करोगे तो उसके लिए कंपल्सरी मेंटेन करना पड़ेगा सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट एज मे बी as enable the assessing officer to compute the total income in accordance with the provision of the income tax. Such specified professional shall be required to maintain prescribed books. कितना, अगर अब ये तो था बिजनेस के लिए, अगर आप प्रोफेशन के अंदर हो तो प्रोफेशन के मतलब कौन सा, अगर आप जो है प्रोफेशन में हो किसमें, लीगल प्रोफेशन में, ठीक है, मेडिकल में, अकाउंटेंसी में, इंजीनियरिंग में, फिल्म आर्टिस्ट, तो उस केस के अंदर अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर है ना, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब 3 साल की अगर आपकी ग्रोथ सेल जो है वो 1.5 लाख रुपए से क्या ऊपर है, तो उस केस में आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा, ये सब चीजें जो है उसके अंदर क्या होंगी इंक्लूड। अगर आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो 25,000 रुपए तक जो है वो आपको आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। ये है सेक्शन 44AA। तो 44AA तो बात करते हैं किसका, कि एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसके बाद जो है वो आएगा आपका सेक्शन 44AB, ये बात करेगा कंपल्सरी ऑडिट। अगर मान लो प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी जो बिजनेस इनकम, अगर आपका जो सेल है वो 1 करोड़ से फालतू, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ गई कितनी, 10 करोड़। तो अगर मान लो प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी जो सेल है वो 10 करोड़ से फालतू हो गई है, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो लिमिट जो है वो कितनी है, 10 करोड़, ध्यान रखना इस बात को। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के अंदर अगर आप प्रोफेशन के अंदर हो और आपकी जो सेल है वो 50 लाख से क्या होगी, एक्सीड हो गया, तो भी आपको कंपलसरी जो है वो ऑडिट करवानी पड़ेगी। या अगर आप सेक्शन 44AE BB या BBB के अंदर अगर आप डील कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप पैसे कमाते हो और आप ये बोलते हो कि मेरी जो इनकम है जो मिनिमम यहां पे बता रखे उससे भी कम है, तो वहां पे भी आपको जो है वो नेसेसरी बोलते हैं कि ऑडिट करवाना पड़ेगा,
ठीक है। या अगर आप जो है वो सेक्शन 44 एडी आपने ओपी कर रखा है और आप वहां पे बोलते हो कि मेरी जो इनकम है वो वहां पे जो 6% या 8% का क्राइटेरिया उससे भी मेरी इनकम कम है, तो भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। कब करवाओगे? तो बोलता है आपको जब आप रिटर्न फाइल करो उससे 1 महीने पहले। अगर नहीं करा तो फिर आपको जो आपके ऊपर पेनल्टी फॉर द फेलियर टू गेट्स अकाउंट ऑडिटेड, वो कितना है? 2.5% ऑफ द टर्नओवर या रिसिप्ट और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। ओके, ये था आपका सेक्शन 44 ए बी। तो ए बी डबल ए जो है बात करते हैं किसका? कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, और ए बी जो है उसमें प्रोविजन दे रखे हैं किसका? कि आपको ऑडिट करवानी है। ठीक है। तो वहां पे कितना था? 10 लाख और 25 लाख। ध्यान देना, अभी जो हमने पढ़ा यहां जो है वो कितना 2.5 लाख और 25 लाख। ठीक है। और इधर जो है वो कितना है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ से अगर ऊपर इनकम है, अगर सेल है, इनकम नहीं सेल, तो फिर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। और यहां प्रोफेशन में कितना? 50 लाख। और वहां पे जो प्रोफेशन के अंदर था वो कितना था? 1.5 लाख। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सेक्शन 44 डबल ए और ए बी हो गया। अब बात करेंगे ए डी का। सेक्शन 44 ए डी की अगर बात करते हैं तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है स्पेसिफिक प्रोविजन। ये बताता है कि अगर मान लो प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म जो कि रेजिडेंट था और वो कोई भी इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपके टर्नओवर जो है वो अगर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं है, और अब जो है नई लिमिट कितना हो गया? 3 करोड़। आपके जो ग्रोस रिसिप्ट है वो अगर 3 करोड़ से एक्सीड नहीं है और आपका सारा पैसा जो है वो कैश के उसमें अदर देन कैश है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप या तो टोटल इनकम बता दो, नहीं तो आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? जो भी आपकी ग्रोथ सेल है ना उसका 8% हम आपकी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। सीधा उसका 8% क्या मान लेंगे? आपकी इनकम। और इसके ऊपर हम आपसे क्या ले लेंगे? टैक्स ले लेंगे। तो 8% टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट वो आपकी क्या मान लिया जाएगा? इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपका सारा पैसा जो है वो ऑनलाइन मोड से आ रहा है तो फिर इसको हम कितना मान लेंगे? 6%। कि हम ये मान लेंगे कि जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसका 6% आपकी जो है वो क्या है? इनकम है। ठीक है। ये है सेक्शन 44 एडी। तो एडी जो है वो क्या बोलता है कि अगर मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका जो सेल है वो 3 करोड़ रुपए तक है, तो आप सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट कर सकते हो। और सेक्शन 44 एडी में जो इनकम का रेट है वो कितना है? वो दे रखा आपका 8%। लेकिन अगर आपका सारा काम पक्के का है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन है, तो उस केस के अंदर जो है वो रेट कितना हो जाएगा? 6%। कि जो भी आपका ग्रोथ सेल है उसका 6% हम आपकी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। ओके। इसके बाद है आपका सेक्शन 44 एडीए। ये किसके लिए? प्रोफेशनल के लिए। तो अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, और उसकी जो ग्रोस रिसीट है वो अगर 50 लाख से कम है, मतलब ग्रोस सेल उसकी जो 50 लाख से कम है ग्रोस रिसीट प्रोफेशन में, और अब ये लिमिट बढ़ गई कितनी हो गई? 75 लाख। तो अगर वो 75 लाख से क्या है? कम है। अगर आपकी 75 लाख से जो है वो ग्रोस रिसीट क्या है? कम है, तो उस केस में आप सेक्शन 44 एडीए को ऑप्ट कर सकते हो। और यहां पे ये बोला गया है कि जितना भी अगर आपने सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट कर लिया तो जितनी भी आपकी ग्रोस सेल है, ग्रोस रिसीट है ना, उसका 50% हम आपकी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। 50% क्या मान लेंगे? इनकम। तो एडीए ये बात करेगा किसका? प्रोफेशन का। और जो एडी है सेक्शन 44 एडी ये जो है वो बात करेगा किसका? बिजनेस का। यहां पे बात की गई बिजनेस की, और बिजनेस में क्या बोला गया कि अगर 3 करोड़, यहां पे क्या? 3 करोड़, अगर 3 करोड़ रुपए तक की आपकी सेल है ना, तो उसका जो भी आपकी सेल होगी, तो आप सेक्शन मतलब अगर 3 करोड़ तक की सेल है पूरे साल में, तो आप सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट कर सकते हो। और सेक्शन 44 एडी के अंदर जो क्या बोला गया? जो भी आपकी ग्रोथ सेल है उसका 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे। और अगर सारा काम पक्के का है तो फिर 6% आपकी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। ठीक है। और जो सेक्शन 44 एडीए है ये बात करेगा किसका? प्रोफेशन का। और ये क्या बोलता है? अगर आप प्रोफेशनल है और आपकी ग्रोस रिसीट जो है पूरे साल के अंदर वो 75 लाख रुपए तक है, कितना? 75 लाख तक, तो जितने भी आपकी ग्रोस रिसीट है उसका 50% हम आपकी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। ओके जी सर, ये है सेक्शन 44 एडीए। कर लोगे? जी सर। लो जी, ये 5 आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो चैप्टर्स को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अभी टोटल मिला के 21 चैप्टर थे, उनमें से 5 उसमें पार्ट्स में कंप्लीट करना था, जिसमें से हमने अभी 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो कल बोले तो 8 दिसंबर को हम लोग जो इसको निपटा देंगे। ओके। और फिर ये अपना इनकम टैक्स कंप्लीट, फिर इसके बाद हम जो है वो रिवीजन उठाएंगे किसका? बैंकिंग का। ओके जी सर। तो होप सर क्या पता कल से हम बैंकिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं अभी पेपर देने की, ओके, तो उसके लिए रिवीजन बैच हमारा चल रहा है। 500 रुपए का बैच है और उसके अंदर आपको जो सारी रिवीजन वीडियोस है अवेलेबल हो जाएंगे एग्जाम तक के लिए। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर। चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।